हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। यस, क्विकली ऑडियो वीडियो को क्विकली कंफर्म कर दीजिए। वेल, सो वी कैन स्टार्ट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है FCCB। FCCB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जैसा हम इसका नाम देख रहे हैं एज वी सी इट, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज कन्वर्टिबल। सो कन्वर्टिबल होता है जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। तो बॉन्ड होता है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट, यानी ये बोरिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, बोरो करने के लिए मनी। एंड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड कंडीशंस इसको कन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर गिवन पीरियड इनटू इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर ये डेट की बजाय इक्विटी बन जाएगा, यानी लोन की बजाय ये कैपिटल बन जाएगा। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी इशूड इन फॉरेन करेंसी। अब इसकी डेफिनेशन, इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। FCCB are special category of foreign currency bonds in the form of quasi-debt instrument and tradable on stock exchange. So FCCB, there is special category of foreign currency bonds. ये foreign currency bonds की special category है और ये क्वासाई डेट इंस्ट्रूमेंट है। सो क्वासाई डेट एक होता है फुल डेट इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा के लिए डेट बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टॉक अबाउट डिबेंचर्स। और वी कैन ऑल्सो से नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो ये हमेशा के लिए डेट बना रहेगा, लेकिन जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम इक्विटी, इसीलिए हम इसको क्वासाई डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कुछ देर तक ये डेट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके बाद ये इक्विटी के रिप्रेजेंट करेगा और इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पॉसिबल है। सो ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पॉसिबल है। FCCB is issued in currencies different from issuing companies of domestic currency। तो FCCB को कौन इशू कर सकते हैं? वो कंपनीज इशू करेंगी किस करेंसी में? उस करेंसी में जो डोमेस्टिक करेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया किसी कंपनी की एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस से वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है
तो ये इंडियन करेंसी में होगी, तो ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। लेकिन रिलायंस इनको डोमेस्टिक करेंसी में नहीं, सो दिस करेंसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी, यानी ये फॉरेन करेंसी में इशू किया जाएगा। पर्पस क्या है? तो पर्पस ऑफ FCCB इज टू रेज मनी इन फॉरेन करेंसी। तो इसका पर्पस है फॉरेन करेंसीज में मनी को रेज करना। फॉरेन करेंसी में मनी को रेज करने के लिए हमारे पास GDRs हैं, ADRs हैं, जिनका डिस्कशन हम और सेशंस में कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो इसके अलावा दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें मनी रेज किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, सो इन फॉरेन करेंसी, और FCC भी उनमें एक इंस्ट्रूमेंट है। These bonds retain all features of convertible bond, making them very attractive to both the investors and issuers. तो इनमें जो अट्रैक्शन है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्शन है, इश्यूअर्स के लिए भी अट्रैक्शन है, यानी इसके जो कन्वर्टिबल फीचर्स हैं उसके कारण इट इज अट्रैक्टिव बोथ टू इन्वेस्टर्स एंड टू द इश्यूअर। सो इन्वेस्टर्स के लिए बिकॉज दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ डेट जो सब्सिक्वेंटली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ईश्वर के लिए दे आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, और सब्सिक्वेंटली उनको ये पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा ऑन मैच्योरिटी, रादर दैट मनी विल बिकम पार्ट ऑफ द इक्विटी, पार्ट ऑफ देयर कैपिटल। इसीलिए FCCB के जो एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं और ईश्वर के लिए भी हैं। आई होप एवरीथिंग वट एवर वी आर डिस्कसिंग दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को एकदम क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स कौन हैं? सो इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज, और ओवरसीज में आमतौर के ऊपर ये हेज फंड्स हैं। सो हेज फंड्स, आर्बिट्रेटर्स और फॉरेन नेशनल्स। सो हेज फंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, लार्ज एंटिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये सारी की सारी ओवरसीज एंटिटीज हैं। दे आर नॉट डोमेस्टिक एंटिटीज, दे आर ओवरसीज एंटिटीज। FCCBs appear on liability side of the issuing company's balance sheet. Now FCC में जो पैसा रेज किया गया, so this is in the form of debt. Debt means loan. Loan means money borrowed. तो मनी जो बोरो किया जाएगा किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, वो लायबिलिटी साइड में नजर आता है। सो ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटी है, तो ये यहाँ पे नजर आएगा। पहले कैपिटल होता है और फिर डेट होगा, तो FCCB तो कंपनी की, इशूइंग कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पे अपीयर होगा, और इन्वेस्टर की बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में अपीयर होगा, बिकॉज इन्वेस्टर के लिए ये एसेट है। According to IFRS provisions, a company must mark to market the amount of its outstanding bonds. इसका क्या मीनिंग है? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं IFRS, तो हमारे जहाँ जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसी प्रकार से इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं
उनको हम कहते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो क्या इंसिस्ट करते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स हैं कंपनी के, उनकी जो वैल्यू दिखाई जाए वो मार्क टू मार्केट बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, यानी उसकी करंट वैल्यू क्या है, तो उस करंट वैल्यू के ऊपर उनका वैल्यूएशन होना चाहिए। सो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो जब इनका वैल्यूएशन करेंगे तो दैट वैल्यूएशन विल बी ऑन मार्क टू मार्केट बेसिस, यानी उनका जो वैल्यूएशन है वो करंट वैल्यूएशन होगा। अमाउंट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स, जो भी आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स हैं उनकी जो वैल्यूएशन होगी वो करंट वैल्यूएशन होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स ट्रेडेबल है, सॉरी ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेबल है। तो अगर वो ट्रेडेबल है तो उनकी जो वैल्यू है इट कैन बी मोर देन द पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू, और इट कैन बी लेस देन द फेस वैल्यू। इसलिए जो उनकी वैल्यूएशन की जाएगी वो करंट वैल्यूएशन, करंट रेट्स के ऊपर होगी, जिसको हम कहते हैं मार्किंग टू मार्केट। एप्लीकेबल प्रोविजंस फॉर FCCB अकाउंटिंग आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडिया के अंदर FCCBs के ऊपर जो एप्लीकेबल रूल्स हैं, तो एप्लीकेबल रूल्स कौन से होंगे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, जिनको हम कहते हैं IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड्स हमारे जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं जो AS से शुरू होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये IAS से शुरू होते हैं। तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड 39, स्टैंडर्ड 32 एंड स्टैंडर्ड 7, सो दिस विल बी एप्लीकेबल, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। रिडेम्पशन यानी इनका रीपेमेंट कब होगा? FCCBs are issued by a company which can be redeemed either at a maturity or at a price assured by a issuer। तो अगर ऑन मैच्योरिटी इनको रिपे करना है तो इनका रिडेम्पशन जो होगा वो कन्वर्जन की फॉर्म में होगा। तो कब इनका रिडेम्पशन होगा, यानी इनको कब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी पेमेंट तो होनी नहीं है बिकॉज दीज आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो FCCB जो कंपनी इशू करती है तो इनका जो रिडेम्पशन है ऑन मैच्योरिटी और एट ए प्राइस अश्योर्ड बाय द इश्यूर, तो जो भी टर्म्स होंगी रिडेम्पशन की उन टर्म्स के ऊपर इनका रीपेमेंट किया जाएगा, यानी इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू इक्विटी। In case the company fails to reach the assured price, bond issuer is to get it redeemed। तो अगर कंपनी कोई अश्योर्ड प्राइस ऑफर नहीं करती, सो या तो अश्योर्ड प्राइस होगी तो अगर कंपनी अश्योर्ड प्राइस इसको नहीं दे पाती तो इसका जो रिडेम्पशन है वो कर दिया जाएगा। प्राइस एंड यील्ड ऑन द बॉन्ड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सो बॉन्ड एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है, एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए बॉन्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो वैल्यू समटाइम इट गोज अबव, समटाइम इट कम्स अप। तो एक होता है पार वैल्यू। सो पार वैल्यू का मीनिंग होता है फेस वैल्यू, यानी वैल्यू जिसके ऊपर बॉन्ड को इशू किया, लेकिन मार्केट के अंदर ये वैल्यू फ्लक्चुएट करती है जब बॉन्ड को ट्रेड किया जाता है। और उस केस में जो उसकी यील्ड है यानी उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है, ये रिटर्न भी मार्केट में फ्लक्चुएट करता है। तो जैसे रिटर्न का रेट फ्लक्चुएट करेगा उस प्रकार से बॉन्ड की प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगी। तो जब रिटर्न जो है इंक्रीज करेगी, मार्केट रिटर्न,
तो बॉन्ड की जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब भी ये रिटर्न लो जाएगी, रिड्यूस होगी, तो उस केस में जो इसकी प्राइस है सो दैट विल मूव अप। यानी इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो अपोजिट रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस में और यील्ड में अपोजिट साइड का रिलेशनशिप है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। एट हायर यील्ड प्राइस इज लोअर। तो जैसा मैंने अभी बोला है कि अगर यील्ड यानी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है अगर वो हाई होगी तो बॉन्ड की जो प्राइस है वो लो होगी, और अगर यील्ड लो होगी तो प्राइस हाई होगी। अब हम बात करेंगे इसकी कन्वर्जन की। व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू कन्वर्जन? So these are equity linked debt securities that are to be converted into equity or depository receipt after specified period at a predetermined price or exchange rate or retaining the bonds। तो कन्वर्जन के क्या रूल्स होंगे? सो इसको जब इशू किया गया सो कन्वर्जन को मैं रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्जन। सो दीज आर इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज। जब इनको इशू किया है तो ये डेट सिक्योरिटीज हैं और इनको कन्वर्ट होके इक्विटी बन जाना, इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज। और ये कन्वर्ट होंगी इनटू इक्विटी। अब जब ये कन्वर्ट होंगी तो दो तरह की ऑप्शंस होंगी, रादर वी कैन से तीन तरह की ऑप्शंस होंगी। तो कन्वर्जन के लिए इधर दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, और इक्विटी में कन्वर्ट हुआ तो ये इंडियन करेंसी में कन्वर्जन हो जाएगा। और सेकेंडली इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए डिपॉजिटरी रिसीट। सो डिपॉजिटरी रिसीट्स जैसे जीडीआर है, जैसे एडीआर हैं, जिनको हम सेपरेट सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, और ये दोनों ही इक्विटी का पार्ट है। लेकिन जब हम इक्विटी वर्ड को यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स शेयर्स विल बी इशूड। और अगर फॉरेन करेंसी में रहेगा तो फिर ये डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ जीडीआर और एडीआर। एंड इट विल हैपन एट व्हाट टाइम? ये हैपन होगा एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, और प्री डिटर्मिन्ड प्राइस के ऊपर होगा ये। और अगर ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होना है तो प्री डिसाइडेड एक्सचेंज रेट के ऊपर होगा। और सेकेंड ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि बॉन्ड्स को एज इट इज रिटेन कर लिया जाए। सो द बॉन्ड्स कैन बी रिटेन्ड ऑल्सो। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। Now, Indian companies can issue FCCB। So, इंडियन कंपनीज FCCB को इशू कर सकते हैं, और उसके लिए उनको फेमा 99 उसके प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसके प्रोविजंस जो है उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा आरबी के इंटरनल रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। तो दोनों को फॉलो करना होगा। इन एडिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ईसीबी गाइडलाइंस हैं। उन ईसीबी गाइडलाइंस के मुताबिक जो एफसीसीबी हैं तो दे आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो इनके ऊपर ईसीबी की गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल होंगी, और इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो ईसीबी में किया जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ये कई तरह से रेज किया जाता है। तो एक उसमें फॉर्म है एफसीसीबी का। नेक्स्ट पॉइंट है एफसीसीबी शैल कन्फॉर्म टू एफडीआई गाइडलाइंस इंक्लूडिंग सेक्टोरल कैप। सो जो कंपनीज एफसीसीबी इशू करेंगी तो उनको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको भी कंप्लाई करना होगा।
और एफडीआई में अगर कोई सेक्टर वाइज लिमिट लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं सेक्टोरल कैप, तो उस सेक्टोरल कैप को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। एफडीआई और एफडीआई के विद इन सेक्टोरल कैप, तो दोनों ही गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। इन एडिशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम मैच्योरिटी 5 साल का होगा इनका। सो दीज विल बी हैविंग मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 5 years। The call and put option if any shall not be exercisable prior to 5 years। अगर इसको कॉलेबल बनाया जाए या पुटेबल बनाया जाए, तो इसमें अगर कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है तो वो उसकी मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड से पहले यूज नहीं किया जा सकता। सो दैट विल नॉट बी एक्सरसाइजेबल प्रायर टू 5 years। 5 साल से पहले उसको यूज नहीं किया जा सकता। Issuance of FCCB without any warrants attached। And lastly, all-in cost of FCCB should be within the ceiling specified by RBI for ECB। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जब रेज की जाती है तो उसके ऊपर हर तरह की जो टोटल कॉस्ट आएगी, इंटरेस्ट, चार्जेस एटसेट्रा की, उसको हम कहते हैं ऑल इन कॉस्ट। तो एफसीसीबी उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो जो ईसीबी की ओवरऑल कॉस्ट है, ऑल इन कॉस्ट, उसी के अंदर रहेगी। सो इट कैन नॉट एक्सीड दैट। तो दिस वाज अबाउट एफसीसीबी। और अब हम बात करेंगे एफसीईबीज की। एफसीईबीज क्या है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स क्या है? सो ध्यान रहे, अभी जो पहले हमने डिस्कस किया है तो वो थे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एफसीसीबी, और अब हैं ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। सो दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके इंडियन कंपनीज फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो कर सकती हैं। तो पर्पस इसका क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस? तो इनका पर्पस है टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म वेयर promoters of Indian companies could unlock value in their group companies to raise funds abroad। तो यहां पे ये एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है। सो जो इनकी ग्रुप कंपनीज हैं और जो अच्छा रेपुटेशन रखती हैं, सो वो फॉरेन में बोरिंग कर सकती हैं। और उस बोरिंग की जो प्रोसीड्स हैं वो इन कंपनीज को अवेलेबल हो सकती हैं। सो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। और ये मैकेनिज्म क्या है? तो प्रमोटर ऑफ इंडियन कंपनीज कुड अनलॉक वैल्यू इन देयर ग्रुप कंपनीज। तो इनकी जो रिप्यूटेड ग्रुप कंपनीज हैं वो कंट्री से बाहर बोरिंग कर सकती हैं एट लो इंटरेस्ट कॉस्ट। तो उनकी जो वैल्यू है बोरो करके अनलॉक हो जाती है, उनका रेपुटेशन यूज हो जाता है। तो उनकी जो ग्रुप कंपनीज की वैल्यू है जब तक बोरो नहीं किया वो लॉक्ड है, और जब बोरिंग कर लिया जाएगा तो फिर वो वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। इसके मैकेनिज्म को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं।
सो इसमें जो बोरिंग की जाएगी, सो बोरिंग इंडियन कंपनी के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इंडियन कंपनी जो बॉन्ड्स इशू करेगी वो उस इंडियन कंपनीज के शेयर के साथ एक्सचेंजेबल नहीं होगा। उसके लिए जो ग्रुप कंपनीज हैं, जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं ग्रुप के अंदर, उनके शेयर्स उसको मिल जाएंगे। सो लेट अस से देयर इज कंपनी एक्स और देयर इज कंपनी जेड एंड वाई। तो एक्स कंपनी बोरो करेगी FCEEB में, और जब ये मैच्योर होंगे तो उस समय उसको जो इन्वेस्टर्स होंगे, सो दे विल बी गेटिंग शेयर्स ऑफ ZY, और दीज आर रिप्यूटेड कंपनीज। तो ये कंपनी रिलेटिवली उतनी रिप्यूटेड नहीं है, ये रिलेटिवली नई कंपनी है, लेकिन ZY रिप्यूटेड कंपनी है, पहले से वर्क कर रही है। तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए कि ऑन मैच्योरिटी सो दे विल बी गेटिंग द इक्विटी ऑफ दीज कंपनीज एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस, सो दैट इज द अट्रैक्शन। तो जिससे ग्रुप कंपनीज में जो वैल्यू है, उस वैल्यू के बेसिस के ऊपर ये एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स रेज कर सकती है इंडियन कंपनी। अकॉर्डिंगली इंडियन कंपनीज कैन लीवरेज the value in their listed group companies by way of issue of FCEB। तो इंडियन कंपनी जो है वो वैल्यू को लीवरेज कर लेगी। सो जो स्ट्रेंथ प्राइमरली उन लिस्टेड कंपनीज में है, ग्रुप कंपनीज के अंदर, उस स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर ये FCEB को रेज कर लेगी। जैसा मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि FCEB रेज किए जाएंगे बाय कंपनी एक्स, और ऑन मैच्योरिटी उनको एक्सचेंज किया जाएगा बाय इक्विटी ऑफ लिस्टेड ग्रुप कंपनीज। नाउ इशू सो कैन बी इशूड ओनली अंडर द अप्रूवल रूट। सो FCEB these are also part of external commercial borrowing। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का पार्ट रहते हैं। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्योंकि ये कंट्री के बाहर का पैसा है, तो जब भी इसको रेज किया जाता है तो देयर आर टू रूट्स, दो रूट्स हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट मीन्स जिसमें RBI या गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। एक होता है अप्रूवल रूट। सो अप्रूवल रूट मीन्स जहां पे या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी परमिशन की। और FCCB जो है सो दे कैन बी इशूड ओनली अंडर अप्रूवल रूट, जबकि ECB ज्यादातर ऑटोमेटिक रूट के अंदर रेज किया जाता है। लेकिन FCEB so this will be part of only approval route। इसको अप्रूवल रूट के थ्रू ही रेज किया जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, हम FCEB को अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में हम FCCB और FCEB दोनों के रिलेटेड जो मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, अगर उनने हर चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है तो स्माइलिंग आइकन जाने से पहले पोस्ट कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और जाने से पहले लाइक डिसलाइक इस वीडियो लेसन को ज़रूर कर देना। सो इफ़ यू फाउंड द लेसन यूजफुल तो इसको लाइक करें,
और अगर आपको लगता है कि लेसन वॉज नॉट यूजफुल फॉर यू तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। इन एडिशन टू दिस मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जितनी हमारी फ्री लाइव क्लासेस हैं ऑन यूट्यूब, सो दे ग्रेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर। लेकिन ये क्लासेस काफ़ी नहीं हैं आपको पास होने में। सो इफ़ लाइव क्लास एनफ टू पास, नो, लेकिन ये आपको काफ़ी मदद करती हैं टू स्कोर बेटर इन द एग्ज़ाम। पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होगा। तो फुल सिलेबस हम या तो IIBF की बुक्स से शुरू कर सकते हैं या उसके लिए वीडियो लेसन यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो लेसन में अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो वेरी लो प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स हमारी ऐप में आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो चलिए अब इस क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में हम FCEB को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।